Hello, dear students. You are welcome in Ark Institute. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss Journal Organic Chemistry. Journal Organic Chemistry में दोस्तों particularly intermediate species की stability आती है, types of organic reactions आती हैं like as elimination, substitution, डिहाइड्रेशन एटसेट्रा। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सेलेक्ट किए हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा पेपर है नीट के लिए, पर्टिकुलरली नीट जेई कोई भी स्टूडेंट हो उनके लिए, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब देखो ये चार स्पीसीज दे रखी हैं, एक तो H2O इथाइल एल्कोहल, अमोनिया और एक है एसिटिलीन। ये बताना है विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एसिड है तो आयोनाइजेशन देख लिया करो, और यदि एसिड नहीं है स्पीसीज में तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस OH बॉन्ड की या इस जिस पे H जुड़ा हुआ है उसकी पोलरिटी देखा करो। समझ रहे हो? तो एक तो इसमें एल्कोहल है, एक वाटर है, जैसे एक अल्कोहल भी है, जैसे C2H5OH लिख रखा है। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखनी थी। ये साहब इथाइल अल्कोहल है, इधर देखो इसको बना देता हूं। ये आपके पास में अमोनिया भी दिया है एक, ठीक है, इस बॉन्ड की पोलरिटी। और एक आपको टर्मिनल एल्काइन दी है, टर्मिनल समझते हो ना, जिसपे फर्स्ट पे हो। अब आप देखो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो सबसे ज्यादा पोलर तो OH बॉन्ड हुआ इन दोनों में। इसका मतलब हुआ, अच्छा एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, इसकी वही है 2.1। अच्छा ये जो, अब आप इसको भूलना मत, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.5, जिसको हम काम लेते हैं। यदि S करेक्टर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे 2.75, और sp हाइब्रिडाइज्ड यदि कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है, 3.15 से, और कई बार 3.25 तक कंसिडर कर ली जाती है। समझ रहे हो? तो इसका मीनिंग हुआ कि साहब जिसके अंदर OH बॉन्ड है वो मोर पोलर है। तो सबसे पहले तो OH बॉन्ड की जो पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब एल्कोहल में इफेक्ट लगेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से एल्कोक्साइड आयन, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं। एल्कोक्साइड आयन, ये है हाइड्रोक्साइड आयन और ये है एल्कोक्साइड आयन। प्लस आई इफेक्ट की वजह से लेस स्टेबल होगा बजाय हाइड्रोक्साइड के। और जब कंजुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना एसिड ज्यादा, जितना कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पर आएगा H2O, दूसरे नंबर पर आएगा आपके पास में क्या चीज, एल्कोहल, तीसरे नंबर पर टर्मिनल एल्काइन। इसको गलत मत कर देना, इसमें ऑप्शन इसी तरह से लिखे हुए हैं, ध्यान से देखने वाली। टर्मिनल एल्काइन समझ गए, थर्ड पे। और चौथे पर क्या आएगा, अमोनिया। तो देखो फर्स्ट सेकंड और ये आपके पास में थर्ड पोजीशन पर आएगा टर्मिनल एल्काइन, एसिटिलीन और दिस। आंसर फर्स्ट। क्या चेक किया मैंने? सबसे पहले पोलरिटी, और पोलरिटी के बाद में ध्यान रखना कि जो कंजुगेटेड बेस बनता है आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, उसकी स्टेबिलिटी चेक किया करो। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं तो ध्यान रखो कि नेगेटिव चार्ज जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है स्पीसीज बिकम मोर स्टेबल, and hence on the basis of the stability of conjugated base most stable is hydroxide ion, then ethoxide ion, then acetylide ion alkene वाला, then acetylide ion and then amide ion। amide किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक में CnH2 को कहते हैं amide। तो उसके बेस पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनरल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल NO2 ग्रुप इज नॉट कोप्लेनर विद फिनाइल रिंग। अब कोप्लेनर का मतलब समझाता हूं कि एक्चुअल में जब रिंग से बाहर कोई ग्रुप लगा हो तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो स्टेरिक क्राउडिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्लेनरिटी है। जैसे आप देखो क्वेश्चन है आपके पास में कि एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, कोप्लेनर विद फिनाइल रिंग, तो ये मैं नाइट्रो लगा देता हूं। आप सुनना ध्यान से, ध्यान से, ये लो, इसको ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने ऐसे। देखो इधर, ये सब आपके पास में नाइट्रो ग्रुप, तो ये रिंग के बाहर भी रेजोनेंस है। देखो ये NO2 क्या है, इसके प्लेन के संग, ये भी sp2 तो प्लेनर है, और H है साइड में ऑक्सीजन, इसलिए ये NO2 रिंग में पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। अब हिसाब क्या कर रखा है हमने कि NO2 के साथ कौन सा कोप्लेनर नहीं होगा। अब आपको सीधी सी लाइन समझा दूं, इसकी इन दो पोजीशन पर 2 और 6 पोजीशन है, इस पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दो। जब बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो इनमें स्टेरिक क्राउडिंग, जैसे यहां पर क्या काम में लिया है, आयोडो 2 6 पर,
आयोडो मिथाइल वगैरह, ये तो पोजीशन हो गई 1 और ये 2 पर लगा दिया एक तो आयोडो और एक 6 पर लगा दिया आयोडो, ध्यान से देखो। और जब आपको पता है बल्कि ग्रुप पास पास लग जाते हैं, बल्कि ग्रुप पास, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, तो वो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी या कंपेरेटिवली मोर स्टेबिलिटी, ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये घूम जाता है। और ये जो NO2 ग्रुप है, अब आप सोचो ये क्या है, कोप्लेनर नहीं रहेगा, यानी NO2 पे जैसे पहले प्लेन में दिखाई दे रहे थे ऐसे नहीं, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की तरफ, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आंसर आप ध्यान रखो कितना, 2,6 डाइआयोडो। जैसे बोले साहब 3,5 में, तो आप ध्यान रखना ऑर्थो पे ही होना चाहिए, ध्यान सुनो। जैसे ये NO2 था, 3,5 का मतलब समझते हो, ये नंबर 1, ये 2 और ये 3, यहां पर लगा दिया मिथाइल, और यहां पर तो इतनी क्राउडिंग नहीं है जिससे कोप्लेनिटी खत्म हो जाए, तो इसमें तो रेजोनेंस रहेगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन। ध्यान रखना कि जब रिंग से बाहर, इसको क्या कहते हैं, SIP, इस इफेक्ट का नाम है SIR, सॉरी क्या नाम है इसका, SIR, पूरा नाम क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है कि साहब, जब आपके पास में ऑर्थो ऑर्थो डैश, या फिर आप इसको 2,6 पर दो बल्कि ग्रुप लगे हों, तो जो प्लेन से बाहर, जो रिंग से बाहर डबल बॉन्ड है, वो प्लेन के या रिंग के डबल बॉन्ड के साथ प्लेनरिटी नहीं रहती, वो प्लेनर नहीं रहता, नहीं रहता तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रोक दिया स्टेरिक क्राउडिंग ने रेजोनेंस को, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें यार। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, कुछ एल्कीन दे रखे, सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल का मतलब समझते हो कि साहब उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं, उसके अंदर एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, बस आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते रहते हो, तो सभी कैनोनिकल हैं। जैसे सपोज इसको मैंने ऐसे डीलोकलाइज किया और इसको इस तरह से डीलोकलाइज किया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे थर्ड बना दी। अब मैं इसको ऐसे डीलोकलाइज कर देता हूं तो सेकंड बन गई, तो सभी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, ये बताना है, फॉलोइंग कंपाउंड में डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड हाइड्रोजन, इंडिकेटेड हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब पहले को देखो आप, फर्स्ट वाले पे जो हाइड्रोजन लिख रखा है ना, उसको लगा के दिखाता हूं आपको, इसको बता रखा है, तो यहां से मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं, देखो इधर ऐसा कोई कंपाउंड है जो ये इंडिकेट कर रखा है, उसके H को मैं हटा देता हूं, एसिडिक H है, हटा देता हूं, तो साहब इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कंजुगेटेड बेस इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, ठीक है, दूसरे को देखो, यही बात वहां पर देखिए, उसमें जो H मैंने मार्क किया है उसको समझना, उसमें इस कार्बन का H है, इधर भी CH2 है, और फिर है साहब आपके पास में C डबल बॉन्ड CH3, और इसमें ये जो बीच का CH2 है ना, इस पर लिखा है, यानी इस कार्बन को मार्क किया है, इस पर जब मैं मार्क करूंगा, इधर देखो, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई कंजुगेशन में नहीं आया, डबल सिंगल 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 ऐसे, तो नो कंजुगेशन, इसका मतलब ये कम स्टेबल है, और पहले वाला, तो इन दोनों की बात बोलूं तो फर्स्ट कंपाउंड का जो H था वो मोर एसिडिक है, इसका कम है। अच्छा, थर्ड को देखो, इस थर्ड में पता है क्या किया है, एक कार्बन कम करके और इसी को ले रखा है, देखो इधर यहां पे मार्क कर रखा है थर्ड पे, तो ये जो CH2 इस पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाएगा, या फिर मैं बोलूंगी ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ भी कंजुगेशन में हो गया और इसके साथ भी कंजुगेशन में हो गया, तो आप बोलेंगे मोर कंजुगेशन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल या मोर मोर एसिडिक, तो आंसर आया सबसे ज्यादा थर्ड, फिर आपके पास में फर्स्ट, एंड उसके बाद में सेकंड, बी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर करंट और द स्टेबिलिटी। आप ध्यान रखा करो, सबसे पहले यदि जिसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो, मोर स्टेबल ये रही, उसके बाद में ऑक्टेट को चेक करो, बोले ऑक्टेट का कंप्लीट है, सबका चेक कर लो वहां पर, पॉजिटिव का भी और इस ऑप्शन का भी, कार्बन का भी, लेकिन चार्ज सेपरेशन की वजह से लेस स्टेबल, और सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, जो पे मैंने पॉजिटिव चार्ज कार्बन लिखा है, तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, आंसर फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, पहला कंपाउंड लिख रखा है, देखो इधर, क्वेश्चन 6 को समझाता हूं, थोड़ा सा देखो आप। क्वेश्चन 6 है, कुछ कंपाउंड दे रखा है, ये पूछा है कि पहले वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक कंपाउंड है इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन बिकॉज, अब देखो आप, इसके अंदर क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन में
ये डबल और ये सिंगल, डबल सिंगल डबल। और जब आपको पता है डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो किसी मॉलिक्यूल में, तो अल्टरनेट होने पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो पहला तो ये कि देयर इज रेजोनेंस इन फर्स्ट बट नॉट इन सेकंड। सेकंड में चेक कर लो, हाँ बिल्कुल इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो एक आंसर तो ये रहा। और चेक कराता हूं, देयर इज टॉटोमेरिज्म नहीं होता। टॉटोमेरिज्म समझते हो, जिसके अंदर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता हो। देयर इज हाइपर कंजुगेशन इन फर्स्ट बट नॉट इन सेकंड। आप इसको गलत मत करो, हाँ ठीक है फर्स्ट में हाइपर कंजुगेशन है, तो मैं बोल रहा हूं सेकंड में भी है। देखो इधर, सेकंड में भी हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए आंसर केवल वन, फर्स्ट, जो सेकंड में नहीं है, हाइपर कंजुगेशन दोनों में। फिर क्वेश्चन है विच वन इज मोर करेक्ट अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान रखना, आप अब आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में सुन लो। ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इसके अंदर H निकलने के बाद ये बनेगा आपके पास में कंजुगेटेड बेस। इस कंजुगेटेड बेस में ऑक्सीजन पर ही रहेगा नेगेटिव चार्ज, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, कैसी होंगी, इक्विवेलेंट, जो ज्यादा स्टेबल होती हैं, और तीन पर डिस्पर्स होगा नेगेटिव चार्ज। अब आप बात करो साहब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की, पहले आपको समझा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नेगेटिव चार्ज दो कार्बन पर आएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसलिए सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब मैं आपको रफली इसका के बता देता हूं, इसका रफली के होता है वन, वन या इससे भी ज्यादा, समझ रहे हो। और इनका ये जिसमें ये ग्रुप लगा होता है, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ या के होता है 10⁻⁻⁵ की रेंज का। इसका मतलब है कि जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, वो नियरली 1 लाख टाइम मोर एसिडिक होते हैं बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आपको फिनोल के बारे में समझा देता हूं, अब आपको किसके बारे में समझा देता हूं, फिनोल के बारे में। इधर देखो, ये साहब फिनेटाइन, इसमें भी रेजोनेंस है। जैसे ही आप दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन की रिंग पर आ जाएगा, इसलिए इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे क्या बोलेंगे, अनसिंक्रोनाइज्ड, एंड हेंस देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज मच लेस देन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको फिनोल का यदि के बताऊं, तो ये होता है 10⁻⁻10 की रेंज के। इसका मतलब पता है, समझ गए कि फिनोल्स आर नियरली 1 लाख टाइम लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो इसी बात पर आपको जाना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ये सल्फोनिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। तो फर्स्ट और फोर्थ ये तो क्लियर हो गया, यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट है और सबसे कम कौन सा है, फिनोल वाला सेकंड। फर्स्ट और फोर्थ, ये तो होगी साहब आपके पास में पहली लाइन। तो वैसे इन दोनों से आंसर निकल जाता आपके पास में। ठीक है, अब और समझाता हूं आपको, रुको। फर्स्ट एंड फोर्थ वाले से आंसर आ गया। अब एसिटिक एसिड, एक तो एसिटिक एसिड है, एक फॉर्मिक। आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बजाय किससे, एसिटिक पे। एसिटिक पे क्या लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट। तो पहले फोर, फिर थर्ड, फिर फिर यानी कहने का मतलब है कौन सा आपके पास में, एसिडिक स्ट्रेंथ। रुको, सबसे पहले किसको बोलेंगे अपन, सबसे पहले फर्स्ट को, ऐसा फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे आप, फॉर्मिक एसिड को। फिर लिखेंगे फॉर्मिक एसिड को, ये रहा सेकंड नंबर, डी ऑप्शन। फिर क्या लिखेंगे, थर्ड को। ठीक है, और फिर सबसे कम किसको लिखेंगे, फिनोल को, यानी सेकंड सबसे कम है। तो आंसर कौन सा हो गया आपके पास में, डी। एक बार चेक कीजिए, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक SO3H, और सबसे वीक एसिडिक फिनोल। तो यानी फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों में एसिटिक एसिड में आपको पता है एसिटेट का प्लस आई इफेक्ट है, जो एसिटेट आयन कम स्टेबल है बजाय फॉर्मेट से, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following molecule be more reactive toward the attack of इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप चेक किया करो एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब सुनो ध्यान से, जब प्लस एम इफेक्ट के ग्रुप लगे हों, जब प्लस एम इफेक्ट के ग्रुप लगे हों, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ऐसी ग्रुप रिंग ज्यादा ससेप्टिबल हो जाती है टुवर्ड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और हम ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस एम के दो हैं, एक तो साहब ये मिथॉक्सी लगा हुआ है, इधर देख लो, और एक आपके पास में लगा हुआ है NH2 भी, लेकिन NH2 के संग क्या लगा हुआ है, माइनस एम का, इसलिए केवल आंसर बी। समझ गए, क्योंकि ओनली प्लस, इसमें प्लस एम तो मान लिया, लेकिन माइनस भी है, फिर ध्यान रखना, इसलिए काउंटर बैलेंस कर देगा। हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम हो जाएगी रिएक्टिविटी, इसलिए सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप, बी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 9 बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब आपको क्या चेक करना है कि प्लस एम इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर किसका है। तो ध्यान रखना, सबसे स्ट्रॉन्गर प्लस एम इफेक्ट किसका होते हैं, एनायन के। बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, मेरा एनायन। NH2 से भी ज्यादा, मिथॉक्साइड से भी, तो एनायन के प्लस एम इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 9। क्वेश्चन 10 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10।
फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट स्पीसीज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो देखो एक तो इथोक्साइड आयन है, एक एसीटेट आयन है, तो आप बोलोगे साहब एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। समझ गए, इथोक्साइड में तो रेजोनेंस ही नहीं है, प्लस एम की वजह से उल्टा कम स्टेबल भी है। दूसरे को सुनो, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे में लिख रखा है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, इधर देखो, एक एक तो ऐसा कैटायन है, ये तो फर्स्ट स्पीसीज है, और ये साहब आपके पास में सेकंड स्पीसीज है। देखो इधर, ये क्या है आपके पास में सेकंड स्पीसीज। अच्छा, दोनों में बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इसको ऑक्टेट इसका कंप्लीट कर देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक वही लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा। अब आप ध्यान रखो कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो तो कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन वाला, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आते ही लेस स्टेबल है, इसलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसमें भी सेकंड ज्यादा स्टेबल था, इसमें भी सेकंड, वो कह रहा है फर्स्ट वाले की बात करें। अब देखो क्वेश्चन, ये अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। ये क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर और इस डबल बॉन्ड पर, ये कंजुगेशन में नहीं है, बीच में एक CH2 है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज जो CO है उसके साथ में क्या है, कंजुगेशन में, इसलिए रेजोनेंस, इसलिए सेकंड वन स्टेबल। अब फोर्थ को देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि एसीटेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहे दो बनती हो, लेकिन दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा, ऑक्सीजन पर, और ऐसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस या सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, एंड हेंस एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनेट। तो आंसर आप डी लगाना इसमें, फिनेट लेस स्टेबल होता है। वही एक रीजन है कि इसीलिए एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से 1 लाख टाइम ज्यादा है। क्वेश्चन नेक्स्ट 11। 11 में क्या पूछा है कि फ्री रेडिकल कुछ दे रखा है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ध्यान से देखो क्वेश्चनों को, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कुछ फ्री रेडिकल्स हैं। देखिए तो आप पहले वाले के अंदर ये जो फ्री रेडिकल है, ये दोनों रिंग के साथ कंजुगेशन में, देखो बना के दिखा देता हूं। फ्री रेडिकल इस कार्बन पर क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे साहब दोनों जगह कंजुगेशन में है ये फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये वाली दोनों में, अच्छा इधर भी कंजुगेशन है, लेकिन इधर फिनाइल है, इधर एलाइल है, दोनों तरफ है। अब आप ध्यान रखना कि फिनाइल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है बजाय एलाइल से, इसलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है बजाय सेकंड से। एक लाइन हो गई, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हुआ सेकंड से। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक ही साइड में रेजोनेंस है बस फिनाइल में, बाकी हाइपर कंजुगेशन है, ये कम स्टेबल हुआ। और इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि साहब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में ही नहीं है, तो आंसर यही होगा 1 2 3 4 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। तो आप चेक कर लो साहब जिसके अंदर ज्यादा कंजुगेशन है। अब देखो इधर, एक तो सेकंड को देखो और एक देखो आप थर्ड को, ठीक है। पहली बात, फर्स्ट में भी रेजोनेंस है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में नहीं है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की मैं बात करता हूं तो किसकी लिखोगे, थर्ड की। अब इधर देखो, अब जब इसकी बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। इधर देखो, ये बॉन्ड डिलोकलाइज किया तो इस पाया पॉजिटिव चार्ज, आप इसको भी कर सकते हो, तो एक बस यहीं पे रोक देना स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, एक बार तो ऐसे कर सकते हो, ये कंटिन्यू कंजुगेशन नहीं है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन, या फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड की बात। अच्छा, अब मैं इस थर्ड की बात करूं तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन या सेम कंजुगेशन। ऐसे शिफ्ट किया, इसको फिर ऐसे शिफ्ट करोगे, फिर ऐसे शिफ्ट करोगे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर किसकी बनेगी आपके पास में, थर्ड की। तो यही पूछा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, आंसर थर्ड ही दे दो, थर्ड ही दे दो। क्यों, क्योंकि ज्यादा मोर रेजोनेंस, ठीक है, मोर रेजोनेंस या एक्सटेंडेड रेजोनेंस। सेकंड में क्या प्रॉब्लम, इसे क्या कहते हैं आप, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। पूछा है अगला क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन बेंजीन। सही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को बता रहा हूं, ठीक है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन बेंजीन, क्योंकि दोनों की जो आप लिखते हो ना कैलकुलेट स्ट्रक्चर, वो दोनों कैसी होती है, बेंजीनोइड। ध्यान से समझो इस लाइन को, दोनों स्ट्रक्चर कैसे है, बेंजीनोइड, इसलिए बेंजीनोइड स्ट्रक्चरों का एक बराबर होती है स्टेबिलिटी, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा हाइब्रिड में, तो इक्वल, ठीक है। अब बात है ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन की समझाता हूं आपको, देखो नेफ्थलीन की जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तीन बनेंगे, वैसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने एक बनाई, ये साहब एक नेफ्थलीन लिखी, देखो आप ऑल्टरनेट बॉन्ड बना देंगे ये वाली लाइन, ठीक है। बोले साहब एक ऐसे भी लिख सकते हो, उसको भी दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। एक नेफ्थलीन को आपको ऐसे दिखाता हूं, देखो आप तीन बनेंगी एक इसी तरह से, और दूसरी भी लिख लेंगे। ये भी साहब नेफ्थलीन है, चेक कर लो,
ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फ्रिस रोल ये कहता है, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, फ्रिस रोल, वो कहता है कि यदि कंपाउंड में जितनी बेंजीन के जैसी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, देन इट इज मोर स्टेबल। तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में बेंजीन के जैसी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर दोनों रिंग है, एक ये भी बेंजीनोइड है और ये दूसरी भी बेंजीन के जैसी, समझ रहे हो, ऊपर जैसे बेंजीन बनाई, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। अच्छा, इसमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर केवल एक ही, ये रही बस, ओनली, दूसरी नहीं हो सकती। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है बजाय सेकंड के। अब फिर सीधी सी बात है, जब आप हाइब्रिड लिखोगे तो हाइब्रिड में मेनली कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, फर्स्ट का। तो फर्स्ट में तो साहब जो फर्स्ट में ज्यादा रहेगा कंट्रीब्यूशन, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसकी, और मैं इसकी बात करूं तो बोला अलग अलग है, यहाँ तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो नेप्थलीन में सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। क्लियर हो गया ना। हाँ, बेंजीन में सबसे बराबर था, तो इसको फ्रिस रूल से चेक कर लिया करो, बेंजीन वेट ज्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन दिखाता हूं पहले। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल आर इन ब्यूटेन, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन एक जैसी है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल इन 1,3 ब्यूटाडाइन, देखो इधर, आर नॉट इक्वल इन 1,3 ब्यूटाडाइन, रेजोनेंस है इसमें भी, लेकिन एक जैसा नहीं, जैसे एक लिखी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी, देखो इधर दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली, तीसरी इधर चार्ज को बदल देना, तो इसमें इक्वल नहीं है, क्योंकि जो हाइब्रिड बनेगा उसमें कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग, फर्स्ट का सब ज्यादा, तो ये कहता है अनइक्वल है साहब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब इसको कैसे चेक करेंगे आप, इसको क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूं कि कार्बन ऑक्सीजन की सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसके अंदर है। तो देखो इधर, सबसे पहली बात, इस जो डी ऑप्शन है इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन परमानेंटली डबल बॉन्ड है, क्यों, तो रेजोनेंस तो है नहीं। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूं सी में, इधर देखो सी को बनाता हूं, ध्यान से देखिए, सी और ए एक ही बात है, चलो ए को बना लो चाहे सी को बना लो, वो एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका था। ठीक है, तो आप समझिए ऐसे है, तो जैसे ही इसके अंदर रेजोनेंस होगा ना, तो सुनो, इसमें ये परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे, एक बना के दिखाता हूं आपको, लो जी, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज कर लेना, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और ये आ गया पॉजिटिव। तो मैं कैसा हूं, देखो इधर कि साहब कंपाउंड फर्स्ट में, ध्यान से देखो कि कंपाउंड फर्स्ट में ये कंप्लीट डबल नहीं है, क्यों नहीं है डबल, बोले साहब रेजोनेंस है ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड के करेक्टर भी, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड है ये। किसमें, कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड एक ही बात है, दोनों दोनों की एक ही बनेगी ये। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, अब देखना कैसे कंक्लूजन निकालेंगे। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन में भी साहब ऐसे लिखा हुआ है, देखो इधर इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा आएंगे, समझिए, जैसे पहले ऐसे शिफ्ट किया, तो एक बार तो आप इसको कर लेंगे, तो बोले साहब एक स्ट्रक्चर तो ये बनी, देखो एक बार सोचो, तो इसमें क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूंगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड है ही। ठीक है, फिर एक और बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे शिफ्ट करूंगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो आप ये नोटिस करेंगे कि साहब सिंगल बॉन्ड के करेक्टर वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आई गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे कि इस सेकंड में, ध्यान से देखो, इस बी ऑप्शन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड करेक्टर हो, वो ज्यादा स्ट्रक्चर है, एंड है सी डबल, और जब सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड होता है तो कम होती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो किसमें आएगी, बी में, फिर कोई पूछ लेता उसके बाद में ए और सी में, और सबसे कम किसके अंदर आती, डी में, क्यों, क्योंकि परमानेंट डबल बॉन्ड है। तो इसमें पूछा केवल एक, तो आंसर बी लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, देखो समझिए इनको, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं, ध्यान रखें, जिनको आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें ये रेजोनेंस वगैरह और रिएक्शन के क्वेश्चन भी अभी बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर आप समझो, आप क्वेश्चन नंबर 15 को, एक तो मिथाइल अमाइन, एक उसी तरह से डबल बॉन्ड लगा रखा है, एक कंजुगेशन में, ये पूछा है दो क्वेश्चन इसी के, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। फिर देखो क्वेश्चन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो आप समझिए ध्यान से, इस फर्स्ट में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में परमानेंट सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो, परमानेंट सिंगल। अच्छा, अब इस फोर्थ में, फोर्थ पर आओ, बोले साहब परमानेंट डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस वगैरह तो है ही नहीं। ठीक है, अब फोर्थ में कैसा है, परमानेंट डबल बॉन्ड। अब फिर वापस आइए साहब, अब फिर रेजोनेंस है इनके अंदर। अब देखो इस सेकंड को बना के दिखाता हूं, इस सेकंड को देखो आप,
जब आप इस सेकंड की बात करेंगे तो ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, ये प्लस एम इफेक्ट है, रेजोनेंस होगा और प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है देगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं, किसके करेक्टर आएंगे, डबल बॉन्ड के, ऐसे इसकी रेजोनेटिंग, और डबल बॉन्ड के करेक्टर आने से डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो समझना ध्यान से, आपसे पूछा है करंट ऑर्डर, किसका पूछा है आपसे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का। तो मैं पूछूं सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ, बोले फर्स्ट में करो, और सबसे छोटी फोर्थ में करो। क्यों करे, क्योंकि परमानेंट डबल है, इनमें डबल डबल नहीं है, इनमें क्या चीज है एक्चुअल में, डबल बॉन्ड के करेक्टर। आप सेकंड और फोर्थ में कैसे करेंगे उसको देख लो। सेकंड में केवल एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का करेक्टर। अच्छा, थर्ड की बात करोगे तो दो बनेगी, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा है, एक बार ऐसे देगा, इस तरह शिफ्ट होगा, फिर बनाना स्ट्रक्चर, इसका मतलब डबल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा, और डबल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट। तो सबसे ज्यादा पहली तो सबसे ज्यादा लेंथ तो किसमें हो जाएगी, फर्स्ट में, फिर क्या करना सेकंड में, फिर क्या करना थर्ड में, थोड़ी और शॉर्ट हुई, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आए, सिंगल बॉन्ड के करेक्टर से डबल में कन्वर्ट हुआ, थोड़ी शॉर्ट हुई, यहाँ पर ज्यादा देर डबल में शॉर्ट हुआ और शॉर्ट हुई, और यहाँ पर सबसे कम। तो आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन। देखो, सबसे बॉन्ड लेंथ फर्स्ट की, सबसे कम फोर्थ की, और इनमें चेक कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी पर डिपेंड है, बेस इलेक्ट्रॉन देना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, कोई रेजोनेंस नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो गया था, NH2। अच्छा, अब इनके चले गए रेजोनेंस में। अच्छा, जब रेजोनेंस में चले जाएंगे ध्यान से देखो तो ये मिलेंगे नहीं। अच्छा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, ध्यान रखना, तो ये इजीली मिलेंगे। हाँ, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में इजी नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और सेकंड फोर्थ में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है, sp2। और एस करेक्टर जब ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो कौन सा होगा इसके अंदर, फिर वही फर्स्ट, फर्स्ट। फिर इन दोनों में बात करें, बोले साहब ये तो गया रेजोनेंस में, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी घटी। फिर कौन सा इसकी बात करूं, बोले ये ज्यादा देर गया, ये और वीक वे हुआ, ये और वीक हुआ, तो फर्स्ट पहले तो लिखो, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, फोर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये sp2 है, ध्यान रखना, ये भी sp2 है, ये भी sp2। जब लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट मत करना, या परमानेंट मिलेगा, यहाँ पर परमानेंट नहीं, बाद में मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मिलेगा तो सही लेकिन परमानेंट नहीं, यहाँ परमानेंट है। तो फर्स्ट को दो सबसे पहले तो, फर्स्ट, फिर उसके बाद में क्या दो आप, फोर, फिर सेकंड, और सबसे कम थर्ड। क्यों सबसे कम थर्ड कम क्यों दिया, क्योंकि इसका क्या है कि काफी देर बाद, यानी काफी देर रेजोनेंस में रहेगा, इसलिए किसी को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच हैज हायर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हायर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए सबसे पहले तो आप मल्टीपल बॉन्ड देख लिया करो, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतने हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ते हैं, उतनी ज्यादा जुड़ते हैं तो हीट बाहर निकलती है। तो आंसर एक ही एसिटिलीन, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड है, दो, इथाइलिन के अंदर एक, सिस्टोटिन में एक, और ट्रांस में भी एक, तो सबसे ज्यादा एसिटिलीन की। ठीक है, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आप, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इनको सोचो आप। बेसिक कंसेप्ट है, जीओसी जिसको आप कहते हो। क्वेश्चन नंबर 18 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और स्पीसीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब है कि जिनकी एनर्जी इक्वल हो या एक जैसी स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं आइडेंटिकल। तो पहला ही आंसर आ जाएगा आपके पास में, फॉर्मेट। औरों की आप बना के देखेंगे तो स्ट्रक्चर बदल जाएगी, तो फर्स्ट आंसर था इसका फॉर्मेट। समझ गए, इसमें यदि करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी आ जाएंगे, इस पे न्यूट्रल है। अच्छा, इसमें भी डिपेंड करोगे, ये न्यूट्रल है, ठीक है, और जब आप इसमें रेजोनेंस दिखाओगे तो प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस माइनस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस माइनस चार्ज, तो आंसर फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन 19, लॉस ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम दीज टू एसिड्स। ठीक है, एक तो साइनिक एसिड है और एक आइसोसाइनिक। बोले साहब क्या बना, H प्लस आयन के लॉस करने पे। देखो इस क्वेश्चन को गलत मत करना, मैं आपको दोनों दिखाता हूं। ये तो साहब HOCN है, ठीक है, इसमें कह रहा है H प्लस आयन का लॉस करो, मैंने कर दिया, लो ये H प्लस आयन गया, तो साहब इसकी स्ट्रक्चर बनी ऐसे, इधर देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनी ऐसे। इसके अंदर हालांकि रेजोनेंस भी है, कम स्टेबल या ज्यादा बने वो अलग चीज है, बाकी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर लेना और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेना, तो इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हालांकि स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है, इस आगे नेगेटिव चार्ज पहले केस में। ठीक है, अब दूसरे में सुनो, दूसरे में क्या जुड़ रहा है, ये साहब एन से जुड़ रहा है, लो दूसरे में समझो, एन
और ये डबल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड ओ, इस एच को हटाइए था, तो एच को हटाएंगे तो एन पे तो वही नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एक तो ये बनी इसके अंदर। अच्छा रेजोनेंस है इसके अंदर भी, इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर लो तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना, और ये लो साहब, ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो कि पहले वाले की स्ट्रक्चर, पहले वाले में एच प्रोटॉन के लॉस होने पर ये बनी, दूसरे में प्रोटॉन के लॉस होने पर ये बनी, कोई अंतर है क्या? बोल नहीं साहब एक ही बात है, तो सेम, सेम एनायंस, ठीक है। विच वन इज मोर एसिडिक, तो अब इस क्वेश्चन को समझो, विच वन इज मोर एसिडिक, तो ध्यान रखना कि ये जैसे पहला ऑप्शन लिख रखा पाइरोल, ठीक है, पाइरोल समझते हो ना, इन कॉमन नेम्स को थोड़ा सा याद किया करो। जैसे पिछली बार ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने वैसे ही कि साहब बताओ ये जो क्या नाम से पिरिडीन है, कितने सिग्मा कितने पाई कितने लोन पेयर, तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर तो याद हो, ठीक है। तो ऐसे पाइरोल वगैरह की बातों को आप ऐसे इग्नोर मत किया करो कि वहां हर चीज स्ट्रक्चर दी जाती है, उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया फिर क्या करोगे, ठीक है, तो इसलिए याद रखा करो। तो ये पाइरोल है एक्चुअल में, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जब है जब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा, और जब आपको पता है ना नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा ना रेजोनेंस में, तो इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे इसकी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आते ही H प्लस आयन इजीली, जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगाई, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये डबल बॉन्ड, ऐसे बनी स्ट्रक्चर एक इसकी। नाइट्रोजन पर क्या गया, प्लस चार्ज, आते ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे एरोमेटाइजेशन बना रहेगा, इसलिए सबसे मोस्ट एसिडिक इसके अंदर पाइरोल, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एनिल वगैरह, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक के लिए आप ध्यान रखा करो क्या क्या जरूरी है, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी एक रिंग में, ज्यादा हो तो ज्यादा भी काउंट कर सकते हो, तो देखो, और प्लेनर होनी चाहिए, तो पहला तो साइक्लोप्रोपेनियम आयन, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि टफ शेप स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर नहीं होता ये, समझ गए, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, फिर ट्रोपोलियम आयन, फिर वापस एरोमेटिक, ठीक है, फिर उसके बाद में 5 मेंबर्ड रिंग पे फिर ये 6 मेंबर्ड रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, हकल रूल चेक किया करो। अच्छा एक रिंग भी हो सकती है, ठीक है, और फिर बहुत सी रिंग भी हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास में 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो एरोमेटिक करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ग्रुप अमंग द फॉलोइंग विच शो प्लस एम इफेक्ट, अब प्लस एम इफेक्ट का मतलब समझते हो, जो रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन दे, तो सीधी सी बात है कि जो पाई बॉन्ड के संग जुड़ा हुआ है ना कंजुगेशन में, उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए, वो प्लस एम इफेक्ट शो कर जाता है, जैसे ही इसके अंदर सी एन सी पे नहीं है, क्योंकि सी पे यानी कुल मिलाकर ये की एटम है, जेड मान लो इसको, और जोड़ दो कंजुगेशन में, तो लोन पेयर होगा जब ही तो देगा, तो सी नहीं है, सी एन नहीं है, हाँ सी एल है साहब, उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो एक तो इसमें सी एल, एक इसमें मैंने इसको लिख रखा है एसीटेट को ऐसे बनाया है, देखो इधर सेकंड ऑप्शन देखिए ऐसे, तो इस की एटम पर ऑक्सीजन है, ये भी साहब प्लस एम, ठीक है, फिर अब इसको फिर मैंने इस तरह से लिख दिया एस्टर के ग्रुप में, अब इस पे खत्म कर दिया तो नहीं है, फिर अमाइड पे भी नहीं है, तो केवल दो ये, एक तो सी एल है और एक ये एस्टर, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ऐसे, दो आंसर है इसका, यानी फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन नेप्थलीन, ये इसीलिए पूछ लिया मैंने, आपको समझा देता हूँ, जैसे पिछली बार पिरिडीन पूछा था, नेप्थलीन की 2 3 बार स्ट्रक्चर लिख दिए, काउंट कर लेना, समझ गए, ये नेप्थलीन है, ये वाली सिग्मा और पाई बॉन्ड आप काउंट कर लें। वैसे चाहे आप देखो मैं आपको बताऊं, बेंजीनोइड लिखो या नॉन बेंजीनोइड, समझ गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता है क्या बात खास होती है, एटम अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी फिक्स होते हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते हैं, समझ रहे हो, तो चेक कर लेना आप, ठीक है, इसके अंदर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल 24 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायन, तो ध्यान रखो, देख ये तो टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, अच्छा इसमें रेजोनेंस जरूर दिखाई दे रहा है आपको, बट इट इज एंटी एरोमेटिक एंड एज लीस्ट स्टेबल, स्टूडेंट कई बार यही गलती कर जाता है, बोले तो आप कंप्लीट रेजोनेंस था, अरे रेजोनेंस है तो आप ध्यान रखो, रेजोनेंस में भी सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीसीज कौन सी चेक करोगे, एरोमेटिक, फिर कौन सी करोगे, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, यदि ये बन रही है तो क्यों लिखते हो इसको, ये सबसे कम, तो सबसे पहले थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ, समझ गए, ऐसा कोई ऑप्शन देख लेना, थर्ड, फिर सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, बी ऑप्शन, समझ गए, इस फोर्थ को सबसे कम पे रखना, क्यों, बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर था ये 24, ठीक है, नेक्स्ट समझाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, बढ़िया क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा समझें आप,
ये जीओसी बोलते हैं मैकेनिज्म के। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द कार्बन फ्रॉम 2 मिथाइल पेंटेन थ्रियोन। पहले तो 2 मिथाइल पेंटेन थ्रियोन की आप स्ट्रक्चर लिखो साहब, लीजिए ये 2 मिथाइल पेंटेन थ्रियोन ये कंपाउंड है। नंबरिंग भी यहीं से है, 1 2 3 4 और 5। तो आप समझो पहले, एक तो सेकंड से जब एच निकालूंगा, मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूं। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच का मतलब है एक तो आप इस सेकंड कार्बन से एच निकालो, सेकंड कार्बन से एच निकालेंगे तब भी ये कंजुगेशन में आ जाएगा साहब, ठीक है, रेजोनेंस हो सकता है। और एक इस 4 से निकाल के दिखाता हूं, और जब 4 कार्बन से निकालता हूं एच तब भी कंजुगेशन में आएगा। अब आपको बताना है साहब कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इधर इधर ठीक है, ये तब भी कंजुगेशन में आ गया, 4 से निकाला। अच्छा, 4 से निकालने पर ये एनायन बना सेकेंडरी टाइप और ये एनायन बना टर्सरी टाइप, इसलिए सेकेंडरी एनायन मोर। अच्छा, कंजुगेशन तो सेम है, आप चेक कर लो चाहे मेरी लाइन। उसके बाद ये कौन सा है, सेकेंडरी, और ये कौन सा है, टर्सरी, क्योंकि प्लस आई के ज्यादा लग रहे हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर क्या लिखोगे, फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ कार्बन का। बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन फॉलोइंग आयोडो कंपाउंड। अब फिर सुनो, SN1 के लिए क्या बनती है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, यहां पे गलती जो करते हो वो समझा देता हूं। SN1 किसी ने नाम लिख दिया तो आपको इंटरमीडिएट क्या बनानी है, कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन जिसको आप कहते हो। अच्छा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, तो पहले में कार्बोनियम आयन ऐसे बना हुआ है, ठीक है, आयोडो कंपाउंड में पहले में कार्बोनियम आयन, आई को हटाना, आयोडो कंपाउंड में किसको हटा देना, आई को, और आई को हटने के बाद में ये कार्बोनियम आयन बना हुआ है, देखो इधर ध्यान से, ऐसे वाला। दूसरे में ये बना हुआ है 5 मेंबर्ड है, कोई पॉजिटिव कोई रेजोनेंस नहीं। अच्छा, जो तीसरा है उसके अंदर ये बना हुआ है, तीसरे के अंदर बना हुआ है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये कंप्लीट रेजोनेंस है पता है, लेकिन स्पीशीज कैसी है, एंटी एरोमेटिक। कैसी है ये, एंटी एरोमेटिक, इसलिए लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा तो ये थर्ड, फिर उसके बाद में इसको देना सेकंड को, और इसको फर्स्ट को सबसे कम। सबसे ज्यादा थर्ड, फिर उसके बाद में सेकंड, और फर्स्ट को सबसे कम। समझ रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है, यहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज, एंटी एरोमेटिक, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन 27, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। इसमें भी देखो, इसमें भी ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसके अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में नो रेजोनेंस, और सबसे कम ये, सबसे कम ये, सबसे कम ये, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको पता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उल्टा क्या करता है, इसको डीएस्टेबलाइज, क्योंकि sp2 कार्बन पर, sp2 कार्बन पर जब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड होगा तो वो कम स्टेबल रहेगी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसलिए आंसर ध्यान से लिखें आप, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, देखो कहीं पे थर्ड सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि इसको रेजोनेंस में देने का मतलब एरोमेटिसिटी खत्म करना। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एन आयन, इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा है, ये सबसे कम बोलना है, एंटी एरोमेटिक है, देख लो एक बार, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो गया साहब आपके पास में फर्स्ट, क्योंकि ये जो डबल नेगेटिव चार्ज है मोर कंजुगेशन के साथ है, इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो, इसमें केवल एक ही कंजुगेशन है, इसके अंदर नो कंजुगेशन, और इसमें एंटी एरोमेटिक है तो पूरा, लेकिन एंटी एरोमेटिक तो गलत हो जाएगा। तो आंसर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, इसी ऑर्डर में देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 29, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। अब देखो ये ध्यान रखना, फिर वापस ये sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3, समझ गए, sp पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और नेगेटिव चार्ज हो तो मोर स्टेबल, ठीक है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है, इसलिए आप बोलेंगे इनकरेक्ट ऑर्डर यही दे रखा है। बाकी दूसरे में आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास में सेकेंडरी फिर एनायन है, ठीक है, सेकेंडरी, और ये टर्सरी, और सेकेंडरी टर्सरी है, इसलिए स्टेबिलिटी कम, ठीक है। दूसरा उसके बाद में फिर देखो आप आगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर दे रखा है कौन था, ये क्या है आपके पास में एल्कीन, और ये क्या लिख रखा है स्टाइरीन, तो स्टाइरीन में मोर कंजुगेशन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपके पास में कम है बजाय सेकंड से ही। ठीक, अगला दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी
एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है और फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये देखो सबके सब COH हैं। अब आप ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड में H ने तो प्लस का है ना माइनस का, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है, अब माइनस के लगे हुए हैं। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको बता देता हूं, ये जब बीटा अल्फा कार्बन होता है जहां पर फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन पर Br या कोई नेगेटिव हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से ज्यादा, और इससे यदि दूर चला गया, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे ज्यादा तो आप लिखो इस थर्ड की, फिर उसके बाद में लिखो फॉर्मिक एसिड, फिर लिखिए आप ये सेकेंड, और लास्ट में क्या लिखो, एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें प्लस आई का। तो ध्यान रखना ये बीटा तक ही होता है, बाकी यदि आपने बीटा के बाद लिख दिया तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और वो एसिड इस पेरेंट फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक रहेगा। हालांकि एसिटिक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रख लो आप, फॉर्मिक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट देखो कहीं, पहले थर्ड, फिर उसके बाद में क्या देखो, फर्स्ट ये रहा, फिर देखो सेकंड और फोर्थ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। अब आप ध्यान से देखो, आपको बता रखा था ना कि कुछ भी नहीं देता तो सॉल्यूशन में, मिथाइल के लिए 213 और कोई और है तो 231, क्योंकि इसका मतलब है सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर प्राइमरी, फिर थर्ड, टर्सरी, और बड़े बल्कि ग्रुप है इथाइल वगैरह तो उसके लिए टू से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आप सेकेंडरी को बोलो ये सबसे ज्यादा, फिर किसको बोलो, प्राइमरी को, फिर बोलो इसको, और सबसे कम बोलो इसको। क्यों? क्योंकि इसमें Cl कैसे लगा हुआ है, माइनस आई का, और जब आपको पता है ना माइनस आई इफेक्ट का लगा हो तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी बजाय प्लस एम के, इसलिए सबसे कम। ठीक है, तो थर्ड सबसे पहले बोलो फोर्थ को, फिर बोलिए फर्स्ट को, फोर्थ को, फिर फर्स्ट को, सबसे पहले फोर्थ, फिर उसके बाद में प्राइमरी थर्ड पर है। ठीक है, थर्ड पर है, फिर उसके बाद में फोर्थ, चेक करो कौन सा है, सबसे पहले तो ये फोर्थ, सेकेंडरी, फिर देखो साहब आप इसमें प्राइमरी, प्राइमरी किस जगह लिखा हुआ है, प्राइमरी 2 पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा 2, फिर किसको देखो, फर्स्ट को, टर्सरी को, और फिर माइनस आई को, फर्स्ट आंसर है। क्लियर, सीधे रखे पैसे चेक कर लेना वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी आप ध्यान से देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पहले तो पाई बॉन्ड चेक किया करो, जिसकी पाई बॉन्ड ज्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, बराबर है, तो फिर स्टेबिलिटी चेक कर लिया करो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो ये गलत लिख रखा है, क्योंकि ये आपको पता है ना कि हाइपर कंजुगेशन में 10 अल्फा एच है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये गलत, स्टेबल की कम होती है। ठीक उसी तरह से ये ट्रांस है, ये सी से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए गलत है। तीसरे में अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ये जो आपको दे रखी है, इसके अंदर अल्फा एच केवल कितना है, एक, और इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं, 5, इसलिए ये पहली वाली कम स्टेबल है, सेकंड ज्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड हालांकि ज्यादा है, तो जब कम स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है, इसलिए सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेंजोइक एसिड एंड टोलुइक एसिड। अब आप ध्यान से फिर देखो, ये तो था बेंजोइक एसिड, ये लो, ये टोलुइक एसिड। अब इन टोलुइक एसिड वगैरह में जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी लाइन क्या कह रहा हूं, फिर वही लाइन है इसके अंदर, ऑर्थो पर यदि कोई बल्कि ग्रुप लगा देंगे, जैसे टोलुइक एसिड कर दिया, तो इसके अंदर SIP, SI का मतलब समझते हो ना, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वही रीजन है कि जब पास में लग जाते हैं sp2 पे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से ये नहीं चाहता कि आप और बड़े हो जाओ, H प्लस आयन को लेके नहीं चाहता कि आप और बड़े हो जाओ, वैसे ही हमें काफी रिपल्सन है, तो H प्लस आयन को गेन नहीं करने देता, इसलिए कहते हैं स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। और जब गेन नहीं करने देता तो सॉल्यूशन में H आयन की कंसेंट्रेशन हाई एंड हैज मोर एसिडिक। तो आप ध्यान रखना, और तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए पहला गलत। सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक, ये भी गलत, सैलिसिलिक ज्यादा रहेगा। मेटाटोलुइक एंड में क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अच्छा, मेटाटोलुइक ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि अब SIP तो है नहीं, और आपको पता है कि मेटा पोजिशन पर कौन सा इफेक्ट आता है, एम इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है इसका, प्लस, प्लस का मतलब समझते हो, प्लस का मतलब कम स्टेबल कर देगा एनायन को, इसलिए वीक एसिड। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, गलत। अब देखो सैलिसिलिक एसिड और टोलुइक एसिड, ये सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड और टोलुइक का देखो, ये SIP तो दोनों में है, लेकिन जो सैलिसिलेट आयन बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रहा साहब आपके पास में सैलिसिलेट आयन, देखो इधर, ये है आपके पास में सैलिसिलेट आयन, लिख रहा हूं मैं,
सैलिसिलेट आयन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा ऑर्थोटोलिक एसिड में एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, ये काफी स्टेबल, सैलिसिलेट आयन इज मच मोर स्टेबल, देयरफॉर इस एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो ग्रेटर देन टोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड। समझ गए? तो आंसर डी। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड HI। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो कैटायन बनता है, ध्यान से सुन लो। बोले साहब कैटायन बनता है तो आप कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते रहो। देखो 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइन, फर्स्ट ब्यूटाइन एंड आइसोब्यूटिलीन। तो आपको पहली लाइन तो ये बता दूं, सुन लो यहीं पे लाइन, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्काइन कम रिएक्टिव होती है बजाय एल्कीन से। पूछो साहब क्यों? इसलिए होती है क्योंकि एल्कीन का कैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है बजाय किससे? किससे ज्यादा स्टेबल बनता है? एल्काइन से। इसलिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू एल्काइन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को वैसे मत चेक करना, क्योंकि इंटरमीडिएट बनती है कार्बेनाइन, कार्ब कैटायन, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना। एल्काइन का कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा बजाय कार्बोकेटायन ऑफ एल्कीन। अच्छा, अब एक लिख रहा है सिस्टोब्यूटीन और एक लिख रहा है आइसोब्यूटाइलिन। अच्छा, जब आइसोब्यूटाइलिन की बात करेंगे तो H प्लस को जोड़ोगे, और आइसोब्यूटाइलिन की जब एड हो जाएगा तो टर्सरी कैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल। तो आंसर डी। अमंग द फॉलोइंग एल्केन्स है, ठीक है, एल्कीन्स है आइसोब्यूटाइलिन, सिस्टोब्यूटीन और ट्रांसटोब्यूटीन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो अब इसमें फिर ध्यान से देखना कि इनकी स्टेबिलिटी में सबसे पहले आप क्या चेक किया कर लो? हाइपर कंजुगेशन। एक तो सिस्टोब्यूटीन, रुको, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा यही देखो। एक तो ये सिस्टोब्यूटीन एक लिख दिया, दूसरा लिख रखा है साहब आपके पास में आइसोब्यूटाइलिन। देखो इधर, ये आइसोब्यूटाइलिन है, और एक लिखा हुआ है ट्रांसटोब्यूटीन। अब सबसे पहले आपको समझा देता हूं एक एक बात। इन सब में नंबर ऑफ एल्फा एच बराबर हैं। कितने अल्फा एच है? 6, यानी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर हैं। अच्छा, ये जब 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, जब आप इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसे इसको शिफ्ट करोगे, यहाँ से एच को तोड़ोगे, समझ रहे हो हमारी बात? यहाँ से एच को तोड़ोगे तो ऐसे बॉन्ड बनेगा और कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन दोनों में सेकेंडरी एनायन बनता है। और जब आप इसकी बात करोगे आइसोब्यूटाइलिन की, इसको एच को तोड़ना, तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए प्राइमरी एनायन बनता है। क्या कह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। रेजोन उस पर जाओ, हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखो तो आपको पता लगेगा कि आइसोब्यूटाइलिन नंबर ऑफ अल्फा एच तो बराबर थे, आइसोब्यूटाइलिन मोर स्टेबल होती है बजाय 2 ब्यूटीन से, चाहे वो सिस हो या ट्रांस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनायन बनता है वो प्राइमरी है, जो मोर स्टेबल है बजाय सेकेंडरी थे। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसमें दो आप आइसोब्यूटाइलिन फर्स्ट, फिर दो ट्रांस, स्टेरिक क्राउडिंग देख लेना, और सिस। तो फर्स्ट, फिर आपके पास में थर्ड, और फिर सेकंड। फर्स्ट आंसर ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, तो सबसे ज्यादा F का, फिर OR का, फिर NH2 का। ये लो साहब थर्ड ऑप्शन। फिर क्वेश्चन कि विच फाइनली कौन सा? प्लस एम। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो सबसे इजीली डोनेट कौन करता है इसके अंदर? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फिर आपके पास में सेकेंड ऑप्शन, ध्यान रखना, विच हैज हायर हीट ऑफ कंबेशन। तो हायर हीट ऑफ कंबेशन के लिए सबसे पहले तो उसमें चेक कर ले करो नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि जितने ज्यादा एटम होते हैं, मोलर मास या एटम ज्यादा होते हैं, उतना ज्यादा जलता है और ज्यादा हीट बाहर निकलती है, ध्यान रखो आप। तो साहब सबसे पहले एसिटिलीन, इथाइलिन, इनको छोड़ो, ब्यूटीन पर आ जाओ और ट्रांसट्यूब्यूटीन। अच्छा, इनमें नंबर ऑफ एटम दोनों में बराबर है। अब फिर इनमें चेक कर लो साहब कि किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो ट्रांसट्यूब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांसट्यूब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है बजाय सिस से। तो कौन सी बनेगी आपके पास में? सिस की स्टेबिलिटी कम, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्वेश्चन 39 को भी समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल एलिमेंट्री जिनको क्वेश्चन कहते हैं ना, ऐसा पेपर बनाए, इनको ध्यान से तैयार करो और खुद चेक करना आप। क्वेश्चन नंबर देखे थे, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन अमंग द फॉलोइंग। कुछ एनायन दे रखे हैं, बोले साहब सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है आपको। देखो इन एनायनों में सबसे ज्यादा आपको स्टेबल सेलेक्ट करना था, दिखाता हूं थोड़ा ऊपर करके। तो एनायन की स्टेबिलिटी करने के लिए या तो जैसे रिंग लिख रखी है तो -m का लग रहा हो, या -I का स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही देख लो, देखो इसके अंदर कौन सा है इफेक्ट? रेजोनेंस में भी नहीं है, और इसमें +m का है, और इसके अंदर कौन सा है? -m का, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा इस एनायन को। फिर है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में आपको लाइन समझा रखी है कि जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन रहेगा, स्टेबल रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और जब ज्यादा रहेगा स्टेबल
तो वो इजीली उसको नहीं दे पाएगा लोन पेयर को, इसलिए लीस्ट बेसिक। तो फर्स्ट आंसर है देखो ये आपके पास में। और वैसे भी ध्यान रखा करो कि जो एसिड वीक होता है उसका कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्गर होता है। फिर क्वेश्चन इस बार आया भी था कि एचआई की रिएक्शन करेंगे, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखो। ईथर और जो आपके पास में एल्कोहल वगैरह होते हैं, इनमें अंदर क्या होता है एक्चुअल में प्रोटोनेशन होता है। तो ये आपके पास में कोई स्पीसीज है, देखो रुक जाओ यहाँ पर और लगा रखा है कुछ, एक तो लगा हुआ है O और एक लगा हुआ है CH2। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रोटोनेटेड कर लेना। अब जब प्रोटोनेटेड करोगे तो इधर ध्यान से देखो, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना वहां पर क्या है, प्लस एम इफेक्ट भी है। और प्लस एम इफेक्ट के डबल बॉन्ड के करेक्टर है, इसलिए उस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, यही बॉन्ड टूटेगा। तो एक तो बन जाएगा फिनोल और एक इस पर लगा देना आयोडाइड, ठीक है। किसी भी हालत में फिनाइल आयोडाइड नहीं बनेगा, तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बन सकता। क्वेश्चन वो जो, ठीक है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब देखो पहले रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और उस पर सॉल्वेशन, जब सॉल्वेंट होते हैं ना वाटर है अल्कोहल, उसका सॉल्वेलाइजेशन कराया गया है। अब आपको पता है कि सब्स्टिट्यूटेड जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड, और वो भी आपको पता है बीटा पोजीशन पर 2, तो वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले कैटायन बनता है ऐसा, फिर क्या होता है कि उस कैटायन में रीअरेंजमेंट होता है 1 to मिथाइल शिफ्ट, और ये कन्वर्ट हो जाता है साहब इस टाइप के कैटायन में। देखो इधर 1 to शिफ्टिंग की वजह से कन्वर्ट हो जाता है टर्सरी में। और फिर अब इसमें न्यूक्लियोफाइल है जो इथाइल डाल दो, इथॉक्सी। तो पहले इस कैटायन को बनाओ, और फिर न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है उसके अंदर, एल्कोहल जुड़ेगा, जिसमें H तो बाद में बाहर निकल जाएगा, और इथॉक्सी। तो देखो एक तो आपके पास में इथॉक्सी जो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक टर्सरी पेंटाइल, क्या नाम है इसका, टर्सरी पेंटाइल। तो इथाइल टर्सरी पेंटाइल ईथर बनेगा, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन 43, ठीक है। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट में ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कैसा एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, थर्ड ऑप्शन। ये कहता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन पर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें भी ध्यान रखना, क्लोरीन के पास में क्या चीज है, एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर क्लोरीन है, तो इस पाई बॉन्ड को क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में देना, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि H अटैक करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्योंकि H करेगा, ध्यान रखें आप। तो ये थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 44, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो इधर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। आप ध्यान से देखो, ये जो बेंजाइल अमीन है, इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब रेजोनेंस में नहीं जाते हैं तो स्पीसीज काफी हाई बेसिक होती है, एल्काइल के अमीन के जैसी, ध्यान रखो आप। इसलिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार क्वेश्चन 45 को आप। क्वेश्चन 45 देखिए, रिलेटिव रेट ऑफ द एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन से सबसे पहले तो आप क्या किया करो, कैटायन बनाकर प्रोटोनेशन करके। तो प्रोटोनेशन करके इधर देखो, जैसे ये था ना एसिड कैटेलाइज्ड, सबसे पहले प्रोटोनेटेड करो और फिर कैटायन बनाओ। तो इस कैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे ऑर्डर ये लिखते हो आप, सुनते जाओ। तो सबसे पहले तो टर्सरी को देखो, बोले ये बन रहा था सबसे ज्यादा, तो ये रहा और कहीं नहीं है। ये कौन सा है फिर, सेकेंडरी। देखो इधर ये कौन सा बनेगा, सेकेंडरी। ये बना टर्सरी कैटायन, ये सेकेंडरी। ये बना था प्राइमरी, ये भी बना प्राइमरी। तो पहले सबसे पहले तो आप लिख दो थर्ड को, और फिर लिख दो फर्स्ट को, थर्ड और फर्स्ट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अब दो प्राइमरी, अब उन प्राइमरी में शिफ्टिंग चेक कर लिया करो, क्योंकि प्राइमरी जनरली आपको पता है ना, प्राइमरी जनरली डिहाइड्रेट नहीं होते SN1 से, लेकिन उनको हीट करना पड़ता है, और जब हीट करोगे तो उनमें शिफ्टिंग भी होता है, इसलिए फिर उसकी शिफ्टिंग देखा करो। पहले ऑर्डर ये चेक करोगे, फर्स्ट ये चेक करोगे, उसके बाद शिफ्टिंग देखा करो। यदि सिमिलर टाइप के हो, मैं ये कह रहा हूं, यदि सेम टाइप के हो, जैसे सेकेंडरी सेकेंडरी या प्राइमरी प्राइमरी, एक से ज्यादा टाइप के हैं, फिर शिफ्टिंग चेक कर लो। इसलिए सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, फिर उसके बाद में फोर्थ, फिर फोर्थ, और सबसे कम आपके बाद में ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट, ये पहले हो गया मतलब थर्ड, फिर हो गया फर्स्ट, ये रहा, फिर फोर्थ, और फिर सेकंड, ये लो साहब। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट। तो ये मेरे पास में इसके क्वेश्चन थे, कुछ डिहाइड्रेशन के भी क्वेश्चन थे, मैकेनिज्म भी थी, पर्टिकुलरली एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह की रिएक्शन, और स्टेबिलिटी कैटायन एनायन, इसकी आंसर की भी डाल रहा हूं मैं आपको। अपने क्वेश्चनों को एक बार खुद करना, फिर आंसर की से मैच कर लेना, ठीक। अगली क्लास में फिर और बात करते हैं, ये इसकी की है, ठीक है ना। बंद करता हूं, ओके, बाय।